हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टॉप 50 एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम 25 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। ओके, तो जब दो पिंडों में प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो क्या संरक्षित रहता है? निकाय की केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हमने पढ़ा था प्रत्यास्थ टक्कर में। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या था? प्रत्यास्थ टक्कर के लिए हमें यह पता है कि प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये पता है हमें। दूसरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। और यहाँ पर संवेग, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, नियत रहता है। तो इसमें दोनों पॉइंट होंगे। तो निकाय का संवेग व ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्थिर बम धमाके के साथ 2 बराबर भागों में बंट जाता है। यह दोनों टुकड़े, पहला दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें स्थिर रहेंगे, स्थिर तो नहीं रहेंगे। ठीक है, जब पहले बम स्थिर था उसके बाद में 2 बराबर भागों में टूट गया, तो इनके कुछ वेग होंगे और ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, नहीं तो दूसरा देख सकते हैं, इसमें विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशाओं में चलेंगे। ये हो सकता है विपरीत दिशा में समान वेग से चलेंगे, ये नहीं होगा। समान दिशा में समान वेग से चलेंगे, ये भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट होगा। ओके, एक यूरेनियम 238 नाभिक 20 मीटर पर सेकेंड चाल के अल्फा कण उत्सर्जित कर विघटित होता है, तो शेष नाभिक वापस पीछे की ओर किस वेग से लौटेगा? तो यूरेनियम 238 कितना है? 238। जब इससे अल्फा कण उत्सर्जित होता है, ठीक है, कितने वेग से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। तो ये क्या होता है? 2He4 हीलियम नाभिक। इसका मॉस कितना होगा? 4 यूनिट। अब 4 यूनिट अल्फा कण निकलने के बाद में कितना बचेगा टोटल बचेगा 234। ठीक है, नहीं टोटल 234 बचेगा। तो रेखीय संवेग संरक्षित होगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखेंगे हम क्या होगा। mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, mv यहाँ पर क्या है? ये 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नाभिक, इसका कोई भी, ठीक है, वेग नहीं है, ये ब्राह्म में है, तो यहाँ पर 0 लेंगे। और m1 v1 यहाँ पर 4 यूनिट लेंगे, और v1 कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, प्लस m2 कितना होगा? 234 v2। तो v2 निकालेंगे -4b अपॉन 234। ठीक है, नहीं तो ये हो गया आपका -4b अपॉन 234। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द्रव्यमान m का एक कण b वेग से चलते हुए एक उसी द्रव्यमान के कण से प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात प्रथम कण का वेग होगा। ओके, तो इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा। अब m द्रव्यमान का एक कण, ठीक है, जो कि v चाल से चल रहा है, b वेग से चल रहा है, दूसरे m द्रव्यमान के कण से टकराता है, जो कि क्या है? जो कि स्थिर है। ठीक है, नहीं स्थिर है, ब्राह्म में है। जब ये टकराएगा, अब ये प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट है। क्या है ये? प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट। तो प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है? यहाँ पर ई की वैल्यू 1 होती है। जब ई की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये होता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, अब u1 हमें पता है कितना दिया हुआ है, v, u2 0 है। ठीक है, ये ब्राह्म में, तो इसको लिखेंगे v2 माइनस v1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। रेखीय संवेग संरक्षण होगा, तो यहाँ पर देखेंगे m1 v1, तो इसको v लेंगे। ठीक है, v1 कितना हो जाएगा? m1 u1। ठीक है, m भी हो जाएगा, लेकिन दूसरा ब्राह्म में है तो 0 आएगा।
आगे देखेंगे इसको, M1V1। अब M1V1 क्या होगा, M दोनों द्रव्यमान समान है तो V1 प्लस V2, M से M कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दूसरी समीकरण। दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो B1 से B1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया 2B इज इक्वल टू 2V2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो B2 की जो वैल्यू होगी वो B होगी, ठीक है। और B1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, तो B1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तब इससे पता चलता है कि प्रथम कण का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, D 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आगे देखेंगे, एक द्रव्यमान M B वेग से एक अन्य समान द्रव्यमान से अप्रत्याशित टकराता है। संगति के पश्चात प्रथम द्रव्यमान B/√3 वेग से अपनी पूर्व गति की दिशा के लंबवत दिशा में गति करने लगता है। संगति के पश्चात दूसरे द्रव्यमान का वेग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से M द्रव्यमान का कण V वेग से चल रहा है और दूसरे M द्रव्यमान से वो टकराता है, ठीक है, और ये इस तरीके से गति करता है फिर बाद में टकराने के बाद, और यहाँ पर वेग कितना है, B/√3, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता है लंबवत, ठीक है। अब दूसरा वेग, दूसरा जो कण होगा, दूसरा पिंड जो होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये क्षैतिज से, मान लिया हमने थीटा कोण बनाता है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, तो क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया V', तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा V' cos थीटा, ठीक है। तो B' cos थीटा हो गया। अब अगर हम क्षैतिज दिशा में देखेंगे तो क्षैतिज दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण से, रेखीय वेग संरक्षण से क्या होगा, स्टार्टिंग में mv है इज इक्वल टू बाद में कितना हो रहा है, mv' cos थीटा, ठीक है। m से m कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर v इज इक्वल टू आ गया v' cos थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्व दिशा में संवेग संरक्षण से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब अगर हम इसका B' का अगर ऊर्ध्व घटक देखेंगे तो ये हो जाएगा V' sin थीटा। अब इसमें संवेग देखते हैं, तो ऊर्ध्व दिशा में क्या होगा, mv/√3 इज इक्वल टू mv' sin थीटा। m से हम कैंसिल कर सकते हैं, अब यहाँ पर आ गया B/√3 इज इक्वल टू B' sin थीटा। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड, इसमें देखो साइन दिया हुआ है, इसमें कॉस दिया हुआ है, अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या होगा, B² प्लस B²/3 इज इक्वल टू B², ठीक है। अब यहाँ पर B² क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। चलो लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तब यहाँ पर आ जाएगा V' इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4B²/3, तो यहाँ से B आ जाएगा V' 2V/√3। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेनिस की गेंद पृथ्वी तल से h ऊंचाई से छोड़ी जाती है। यदि गेंद तल से अप्रत्याशित संघट्ट करती है तो तृतीय संघट्ट के पश्चात यह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं h ऊंचाई से ये छोड़ी जाती है, तो इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। अब यहाँ से इसको छोड़ दिया गया, जब यहाँ से छोड़ा गया इसको तो यहाँ पर टकराने के बाद पहले संघट्ट के बाद ये कुछ ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है, मान लिया h1 ऊंचाई के लिए जाएगी, h1, फिर उसके बाद टकराने के बाद दूसरे संघट्ट में फिर h2 ऊंचाई पर जाएगी, ठीक है, ऊर्जा घटती जाएगी ना, तो इस वजह से ऊंचाई भी कम होती चली जाएगी। अब ये हो गया h3। अब यहाँ पर h3 क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं h1, तो
H1 क्या होगा, H1 होगा E2H, ठीक है। H2 क्या होगा, H2 होगा E2H1, वैल्यू पुट करेंगे H1 की, तो E2 इंटू E2H कितना हो गया, e की पावर 4H। तो इसी तरीके से H3 की वैल्यू जो आएगी वो e की पावर 6H आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट हो गया, H e की पावर 6। सरल लोलक का मध्यमान स्थिति में वेग क्या होगा यदि यह 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इस स्थिति पर यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, तो इस स्थिति में यहाँ पर कुछ वेग होगा, ठीक है। तो यही मध्यमान स्थिति है। अब ये कितनी ऊंचाई तक उठता है, H ऊंचाई तक उठता है, और H कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण से देखेंगे हम इसको। ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा कि ए पॉइंट पर, ठीक है, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, ठीक है। तो एट पॉइंट ए यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हाइट 0 है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में बी पॉइंट पर ये H ऊंचाई तक उठता है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बी पॉइंट पर ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा, तो यहाँ पर जो बी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी mgh, ठीक है। तब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, m से m कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा √2gh, ठीक है। तो √2gh 2 मल्टीप्लाइड 9.8 मल्टीप्लाई h की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आएगा 1.96, और इसका हम जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1.4, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब यहाँ पर 1.4 आ गया, तो मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाने पर टक्कर के कारण उसकी 40% ऊर्जा क्षय होती है। प्रथम टक्कर के पश्चात गेंद कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। तो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले वो 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो स्टार्टिंग में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से देखते हैं mgh, ठीक है, mgh होगी। अब बाद में 40% ऊर्जा उसकी ख़त्म हो जाती है। जब 40% ऊर्जा क्षय होती है तो कितनी बचेगी, 100 में से माइनस करेंगे 40, तो कितनी बची, 60% बची। तो 60% निकालेंगे इसका, तो टोटल mgh डैश इज इक्वल टू mgh मल्टीप्लाई 60%। m से हम कैंसिल कर सकते हैं और g भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो g से g कैंसिल कर सकते हैं। तो h डैश कितना हो जाएगा, h कितना है, 10 मीटर, तो 10 × 60 / 100, ठीक है, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 6 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी करेक्ट होगा, 6 मीटर। यदि एक वस्तु किसी लकड़ी के गुटके में 3 सेंटीमीटर तक प्रवेश करने पर आधा वेग खो देती है, तो विराम में आने से पूर्व यह कितना और चलेगी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर के गुटके में, ठीक है, ये गुटका है 3 सेंटीमीटर, उसमें प्रवेश करती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद आधा वेग खो देती है, इसका मतलब कितना, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका हाफ हो जाता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तब यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, b² इज इक्वल टू u²,
ठीक है। अब यहाँ पर अवमंदन हो रहा है, जब अवमंदन हो रहा है तो क्या करेंगे, चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2as, ठीक है। अब अवमंदन के लिए लिखेंगे तो b कितना हो रहा है, u/2 हाफ हो रहा है, स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस अवमंदन हो रहा है तो 2a हमें फाइंड करना है, s कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ओके, तब यहाँ से निकालेंगे 2a मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा u²/4, ये हो जाएगा 3u²/4। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 3 को और यहाँ से लिखेंगे a इज़ इक्वल टू u²/4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको, आगे इसको यूज़ करेंगे। तो ब्राह्म में आने से पूर्व यह कितना और चलेगी, तो ब्राह्म में आने का मतलब क्या हुआ है, वहाँ पे जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कितना था, हाफ था, इससे पहले हाफ था, तब इसमें देखेंगे तब यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कितना होगा, हाफ, ठीक है, माइनस 2a x हमने ले लिया कि वो ब्राह्म में आने से पहले x दूरी तय करती है। तब यहाँ पर निकालेंगे u²/4 इज़ इक्वल टू 2, a की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, u²/8 मल्टीप्लाई x, डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा, ठीक है। अब बाकी का सेम है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, x की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 1 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखेंगे m द्रव्यमान का एक कण b वेग से पूर्व दिशा में गति करते हुए एक दूसरे समान द्रव्यमान के कण जो उत्तर दिशा में समान चाल v से गति कर रहा है से टकराता है। टकराने के पश्चात दोनों कण परस्पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णतया अप्रत्याश टक्कर है जिसमें कण क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। 2m द्रव्यमान का कण उत्तर पूर्व दिशा में निम्न वेग से गति करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, एक कर रहा है पूर्व में, ठीक है, दूसरा किधर कर रहा है, दूसरा कर रहा है उत्तर दिशा में, यही कह रहा है। तब इसको देखेंगे क्या हो सकता है। टक्कर के बाद में इनका जो वेग होगा वो उत्तर पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में होगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा मास टोटल, पहले m था, ठीक है, दोनों का, और v था पहले दोनों का वेग। तब यहाँ पर देखेंगे इनका क्षैतिज घटक, अब इस डायरेक्शन में ये b है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल है यहाँ पर, तो 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा v cos 45, इधर से ये भी हो जाएगा b cos 45, ठीक है, v cos 45। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 2m द्रव्यमान का कण उत्तर पूर्व दिशा में निम्न वेग से गति करेगा, तो 2v cos 45, तो 2v 45 की वैल्यू, ठीक है, 1/√2। ओके, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 मिनट। सॉरी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले ओके, इसको हम फिर से बनाते हैं डायग्राम को, तभी होगा। ओके, अब ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या करना है हमें। अब यहाँ पर कितना है ये, जब ये चिपक जाते हैं आपस में तो कितना है, 2m है, ठीक है।
अब हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, हमने यहाँ पर मान लिया कि बी डैश बेग से ये चलता है। बी डैश बेग से चलता है तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा बी डैश कॉस 45। तब इसमें देखेंगे क्षैतिज में, क्षैतिज दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण से, ठीक है। तब क्या होगा, एम वी इज इक्वल टू 2m, ठीक है। कितना टोटल मॉस, 2m वी डैश कॉस 45, ठीक है। नहीं तो यहाँ से m कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 2v डैश कॉस 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका √2, तो b डैश इज इक्वल टू आ गया b/√2, ठीक है। तो हमने एक ही डायरेक्शन में निकाला, ये क्षैतिज दिशा में, हमें ऊर्ध्व दिशा में निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ऑप्शन इसमें आपका सी करेक्ट हो गया, ठीक है। b/√2 बेग से ये चलेगा उत्तर पूर्व दिशा में। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के 2 टुकड़े में विस्फोटित होता है। तो 9 किलोग्राम का था पहले, ठीक है। अब किस में टूट गया, एक 3 किलोग्राम में और एक 6 किलोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो ये स्थिर था, उसके बाद में जब टूटा तो बेग क्या है, 3 किलोग्राम का जो बेग है वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें इसका निकालना है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका हम निकाल सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो एम बी, तो इसका 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद में देखेंगे 3 × 1.6 प्लस 6b, तो इसको लिखेंगे 6b इज इक्वल टू -3 × 1.6। ओके, डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 2 से डिवाइड कर देंगे तो b इज इक्वल टू 0.8। अब माइनस चिन्ह यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो कण की जो गति है, ठीक है, टुकड़े की जो गति है वो विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो 0.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ से 6 kg के टुकड़े की गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो 1/2 mv², तो 1/2 m6v 0.8 की स्क्वायर करेंगे, 2 3 6 हो गया, 3 गुणा इसका हो जाएगा 0.64, मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 18 और 1 19, ठीक है। तो 1.92 जूल हो गया, तो ऑप्शन इसमें सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। एक क्षैतिज व घर्षण रहित मेज पर रखे एक ठोस गुटके से एक गोली टकराती है, इसमें धंस जाती है, इसमें संरक्षित रहता है, ठीक है। तो धंसने वाले में हमने देखा था कि जिसमें हमने पढ़ा था पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट में हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था उसमें कि एक गोली जो है एक लटके हुए थैले में जो है धंस जाती है, ठीक है। उसके बाद में उसका संयुक्त बेग होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट में केवल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान वाला कण v वेग से गतिशील है तथा 2m द्रव्यमान के किसी स्थिर कण से टकराकर उससे चिपक जाता है, इस निकाय का वेग होगा। अब m द्रव्यमान का कण, ठीक है, तो सबसे पहले कितना होगा mv, तथा 2m द्रव्यमान के किसी स्थिर कण से, ठीक है, तो उसका स्थिर है तो उसका नहीं लेंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद में दोनों जुड़ जाएंगे तो m + 2m, ठीक है। उसके बाद में एक संयुक्त बेग होगा, तो वो संयुक्त बेग हमने ले लिया b डैश, तो b डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, mv/3m। m से m कैंसिल कर सकते हैं, b/3 आ गया, ठीक है। तो b/3 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। निम्न में से कौन सा पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है, तो पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, कांच की 2 गेंदों का टकराना। कांच की 2 गेंदों का टकराना पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट नहीं है। एक गेंद फर्श से अप्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात ऊपर उठती है,
इस स्थिति में क्या होगा? गेंद का संवेग टकराने से ठीक पहले तथा टकराने के ठीक पश्चात समान होता है, ये गलत होगा। गेंद की यांत्रिक ऊर्जा इस संघट्ट में अपरिवर्तित रहती है, ये भी गलत होगा। गेंद तथा पृथ्वी का कुल संवेग संरक्षित रहता है, ये करेक्ट होगा। गेंद तथा पृथ्वी की कुल ऊर्जा संरक्षित, ये तो गलत होगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, गेंद तथा पृथ्वी का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ओके, एक चिकनी मेज़ पर L लंबाई तथा M द्रव्यमान की एक समरूप चेन इस प्रकार रखी है कि इसकी लंबाई का 1/3 भाग मेज के किनारे से नीचे लटका है। यदि G गुरुत्वीय त्वरण है तो इसके लटके हुए भाग को मेज के ऊपर खींचने में कार्य होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने थ्योरी में किया था। ठीक है, इस तरीके से एक मेज है और मेज पर एक जंजीर लटकी हुई है किनारे से। ठीक है, अब यहाँ से ये किनारे से लटकी हुई है। अब जंजीर का कितना भाग लटका हुआ है? 1/3। ठीक है, अगर ये L है तो ये L/3 है। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा था कि खींचने में कार्य कितना होगा। इसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जो था W = mgl/2n², यही था। ओके, तो इसी से हम फाइंड करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? n की वैल्यू है यहाँ पर 3। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर L ये लंबाई थी तो नीचे कितना लटक रहा था? L/n, तब यहाँ पर n था। तो वैल्यू पुट करेंगे mgl/2 × 3 का स्क्वायर। तो mgl अपॉन कितना हो गया? 2 × 9, ये आ गया आपका mgl/18। ओके, mgl/18 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और ये IIT 1985 में आ चुका है, AIEEE 2002 में आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। पृथ्वी सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान g है। यदि m द्रव्यमान के एक पिंड को सतह से पृथ्वी की त्रिज्या r के तुल्य ऊंचाई पर ले जाएं तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी। तब पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें हम देखेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने एक फार्मूला देखा था, ठीक है, ड्राइव किया था। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए स्थितिज ऊर्जा क्या थी? del U = mg/1 + h/r। ठीक है, यही था। ठीक है, ये पढ़ा था हमने थ्योरी में। वैल्यू पुट कर देते हैं mg/1 + h। h यहाँ पर क्या है? देखो, पृथ्वी की त्रिज्या r। ठीक है, अब पृथ्वी से h ऊंचाई पर, ठीक है, तो ये h क्या है? h = r है। ठीक है, तो यहाँ पर r पुट करेंगे, कितना हो गया? mgr अपॉन, नीचे इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया आपका 2। तो यहाँ पर आ गया 1/2 mgr। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, 1/2 mgr। आगे देखेंगे। बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्व क्षेत्र में किसी गतिमान कण को a से v तक 3 विभिन्न पथों 1, 2, 3 से ले जाने में किए गए कार्य क्रमशः W1, W2, W3 हैं। तो सही संबंध क्या है? हमने इसमें ये देखा था कि अब इसमें यह भी दिया हुआ है गुरुत्व क्षेत्र में। ठीक है, जब गुरुत्व क्षेत्र में दिया हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? एक संरक्षी बल है, एक संरक्षी बल है। ठीक है, संरक्षी बल के लिए हमने बताया था कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता। जब मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W1 = W2 = W3। ठीक है,
तीनों मार्ग से या तीनों पाथ से जो कार्य होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ओके, तो इसका ऑप्शन डी इसमें नहीं डाला गया है, तो डी इसमें ठीक है मिसप्रिंट हो गया। तो इसमें W जो डी था वो था यहाँ पर W1 इज इक्वल टू W2 इज लेस देन W3। ठीक है, ये था। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, एक पिंड सरल रेखीय गति कर रहा है जिस पर मशीन नियत शक्ति लगा रही है। पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी समानुपाती होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम शक्ति के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल टू मशीन द्वारा किया गया कार्य, मशीन द्वारा कार्य करने की समय दर। ठीक है नहीं, तो W/T। ठीक है, W/T होता है, तो T के समानुपाती होगी, मतलब किस पावर के समानुपाती होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं F इंटू V। ठीक है, F इंटू B। अब F यहाँ पर क्या होगा, F यहाँ पर होगा MA, B को लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है, dx/dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर A कितना हो जाएगा, A को लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू A को लिख सकते हैं M dB/dt। यहाँ पर B है, इसको नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पर ऐसे ही लिखने देंगे, V लिखेंगे। तब यहाँ से देखेंगे हम dt इधर ले जाएंगे, तो P इंटू डी टी इज इक्वल टू MB इंटू डी। अगर हम इसको समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तब क्या होगा, PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv²/2। ठीक है, ये होगा b²/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको फिर चेंज करेंगे, PT इज इक्वल टू m/2 v²। यहाँ से हम b² फाइंड कर सकते हैं, b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2PT/m। ठीक है, तो b आ जाएगा यहाँ से √2PT/m। तो b कितना हो गया, ds/dt। अब फिर से समाकलन करेंगे, 2PT/m। फिर से समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ds, और यहाँ पर आ जाएगा √2p/m। यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। समाकलन करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा s इज इक्वल टू ठीक है विस्थापन √2p/m, और यहाँ पर आ गया t की पावर 3/2। ठीक है, 2/3। ठीक है, 3/2, तो ये विस्थापन है। t समय में चली गई दूरी, तो दूरी किसके समानुपाती है, तो दूरी जो है वो समानुपाती है t की पावर 3/2 के। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, t की पावर 3/2। एक लॉरी व एक कार समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं एवं इन्हें एक समान अवमंदक बल लगाकर विराम में लाया जाता है, तो क्या होगा। इसमें हमने पढ़ा था थ्योरी में कि विराम में आने से पहले गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, उसके लिए क्या था, तय की गई दूरी जो थी वो किसके बराबर थी, वो थी गतिज ऊर्जा और लगाए गए बल के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो बल गतिज ऊर्जा E/F। अब इसमें दे रहे हैं कि अवमंदक बल एक समान है, तो यहाँ पर F क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समान गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी समान है। जब गतिज ऊर्जा समान है, बल भी समान है, तो दूरियाँ कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, दूरियाँ समान होंगी, तो दोनों समान दूरी चलकर विराम में आ जाएंगी, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने अगर थ्योरी ठीक से पढ़ ली तो इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर बंदूक से एक गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। जब गोली अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है तब विस्फोट होने से 2 बराबर भागों में बंट जाती है। उनमें से एक भाग वापस विपरीत दिशा में बंदूक के पास पहुंचता है, दूसरे भाग का विस्फोट के तुरंत पश्चात वेग होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने ले लिया, ठीक है, गोली मान लिया हमने इस तरीके से गोली जाती है और वो अधिकतम ऊंचाई तय करती है, तब ये इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, प्रक्षेप गति होगी। अधिकतम ऊंचाई ये होगी। अब इस पॉइंट पर देखेंगे, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के ये फटती है, विस्फोट होता है इसमें। जब यहाँ पर विस्फोट होगा तब क्या कंडीशन होगी, ठीक है, वो हम देखते हैं। तब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी उसको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पर v वेग से चल रही है, तब यहाँ पर क्या होगा, संवेग, तब यहाँ पर संवेग जो होगा वो mv होगा। ठीक है, mv स्टार्टिंग में। विस्फोट होने के बाद में एक तो वो उसी दिशा में वापस आता है एक कण, ठीक है, एक भाग उसका टूट करके उसी दिशा में विपरीत दिशा में बंदूक के पास पहुंचता है। तो इसके लिए क्या होगा, mb cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज घटक नियत रहता है वेग का और ऊर्ध्व घटक यहाँ पर 0 हो जाता है, ऊर्ध्व घटक 0 हो जाता है टॉप पॉइंट पर, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। अब दूसरा देखेंगे mv डैश, दूसरा ले लिया हमने mb डैश कि वो b डैश वेग से आगे की तरफ जाता है। ठीक है, अब 2 बराबर भागों में बटा है तो m/2 होगा द्रव्यमान। ठीक है, तब इसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको एक साइड करेंगे तो कितना होगा, mv, ओके, सॉरी, टॉप पॉइंट पर जाकर के फटती है, तो टॉप पॉइंट पर जाकर के इसका जो वेग होगा, ठीक है, वो 0 होगा। तो यहाँ पर संवेग जो स्टार्टिंग में जो संवेग है वो 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो संवेग है वो क्या है, 0 है। ओके, तो इसमें विस्फोट से पूर्व होगा, विस्फोट से पूर्व और विस्फोट के बाद। ठीक है, तो विस्फोट से पूर्व क्या होगा, यहाँ पर क्षैतिज घटक नियत रहता है, तो क्षैतिज घटक वेग का क्या होगा, यहाँ पर mb cos थीटा, mb cos थीटा होगा यहाँ पर। तब यहाँ पर इसको वन साइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3v। ठीक है, m से कॉमन लेके m से कैंसिल कर सकते हैं, 3v cos थीटा, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया v डैश अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तब यहाँ पे b डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 3b cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर 3b cos थीटा ऑप्शन सही होगा ए। ओके, तो यहाँ पर पहले बार में हमने जो किया था उसमें क्या कर दिया था, हमने यहाँ पर केवल mb लिया था, तो यहाँ से नहीं लेंगे उसका संवेग, हम संवेग यहाँ से लेंगे, क्योंकि गोली जाकर के यहाँ पर विस्फोट होता है। जब यहाँ जाकर के विस्फोट हो रहा है अधिकतम ऊंचाई पर, तब यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक नियत रहेगा और क्षैतिज घटक ही हम लेंगे इसमें वेग का। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोलाकार गेंद 100 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थिर अवस्था में है। यह पहाड़ी की चिकनी सतह पर तल की ओर फिसलना प्रारंभ करती है तथा पुनः 30 मीटर ऊंचाई की। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेते हैं, ये है 100 मीटर की। अब यहाँ से ये आती है और फिसलती है, फिसलने के बाद में ये पहुँच गई 30 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर। ठीक है, ये 100 मीटर है। उसके बाद में ये पहुँची 20 मीटर वाली पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 है, 20 मीटर। अब यहाँ पर आके पहुँच गई। ठीक है, पहले यहाँ पर थी। तब इस कंडीशन में देखेंगे गेंद द्वारा प्राप्त वेग का मान।
अब गेंद द्वारा प्राप्त वेग का मान क्या होगा, यहाँ से जब ये चलेगी, यहाँ से जब ये चलेगी तो यहाँ पर वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर जा कर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर जा कर के रुकेगी ना, तो ऊंचाई पर स्थित क्षैतिज आधार की ओर फिसलती है, गेंद द्वारा प्राप्त वेग का मान है। तब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इस कंडीशन में क्या होगा, 20 किलोग्राम है द्रव्यमान, 20 kg। ओके, तो 1/2 1/2 m u स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू, इस कंडीशन में यहाँ पर जाकर के कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ऊंचाई है 20 मीटर। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 0, जब ये 0 हो जाएगा तो mgh1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh2, वन साइड कर लेंगे तो b²/2 इज इक्वल टू, m से m कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, तब क्या होगा यहाँ पर g h1 माइनस h2, तो b इज इक्वल टू √2g h1 माइनस h2। तो ये हो गया 2 गुणा, यहाँ पर ले लेते हैं 10 मल्टीप्लाई, h1 में से h2 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 2 गुणा 10 गुणा 80 हो गया। यहाँ पर अभी हो गया 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया आपका 40 हो गया, तो 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नहीं 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ओके, आगे देखते हैं। एम द्रव्यमान का एक गुटका जो घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर गति कर रहा है, के स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग से टकराता है तथा इसे एल दूरी तक संपीड़ित करता है। संघट्ट के पश्चात गुटके का अधिकतम संवेग है। ठीक है, जब संघट्ट होगा तो क्या होगा, संघट्ट होने के बाद क्या होगा कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kx² के इक्वल होगी। अब x यहाँ पर क्या है, l है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 m b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k l स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर √k/m इंटू एल। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो संवेग क्या होता है, p इज इक्वल टू mb, तो m मल्टीप्लाई b की वैल्यू k/m इंटू एल, ये हो गया आपका mk इंटू एल। ओके, तो ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा, p इज इक्वल टू √mk इंटू एल। एम द्रव्यमान का एक कण विराम से समान त्वरण से t1 समय में b1 वेग प्राप्त कर लेता है। इस कण को प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति समय t के फलन के रूप में होगी। तब इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा। तब इस कंडीशन में सबसे पहले देखो b1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1। अब यहाँ पर u1 विराम में, तो b1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a t1, तो यहाँ से a फाइंड कर सकते हैं b1/t1। ठीक है, b1/t1 हो गया। दूसरा, अब p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू होता है m a, ठीक है, इंटू v, m a इंटू v, यही तो होता है। ऐसे लिख लेते हैं p इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, अभी देखते हैं m a, b की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू a होगा, सॉरी b इज इक्वल टू ए टी होगा, तो b इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, b इज इक्वल टू ए टी पुट कर दिया हमने इसमें। अब हो गया ये m a² t। ठीक है,
अब m a की वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ से, कितना हो जाएगा b1/t1 स्क्वायर t। ये हो गया आपका m b1/t1 स्क्वायर t, ठीक है नहीं, ये हो गया आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। एक इंजन की शक्ति 10 किलोवाट है। 200 किलोग्राम पानी को 40 मीटर ऊपर पहुंचाने के लिए इस इंजन द्वारा लिया गया समय है, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू यहाँ पर 10 किलोवाट। अब 10 किलोवाट को हम वाट में चेंज कर लेते हैं, 10 × 10⁻³ वाट, ठीक है। अब 200 किलोग्राम है, m = 200 kg, 40 मीटर, तो h = 40 मीटर पहुंचाने के लिए इंजन द्वारा लिया गया समय। तो P = लेंगे हम W/T, और W क्या हो जाएगा mgh स्थितिज ऊर्जा अपॉन T। T की वैल्यू लिखेंगे तो mgh/P। वैल्यू पुट कर देते हैं, m की वैल्यू 200 × 10 × h 40, P की वैल्यू 10⁴। ऊपर देखेंगे हम 4 जीरो यहाँ पर हैं, ठीक है, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 4 दूनी 8 सेकेंड, 4 दूनी 8 सेकेंड, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ये, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। तो इस वीडियो को ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको हम छोड़ नहीं सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।